चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 16। चलिए देखो, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। ठीक है, देखो बहुत दफ़ा क्या होता है ना, आपके सेल में कुछ चीज़ें एक्युमुलेट होने लगती हैं। ठीक है, तो आप उसको नाम दे रहे हो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। अब इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन में क्या क्या हो सकता है पिगमेंट, लिपिड भी डिपॉजिट हो सकता है, प्रोटीन्स भी डिपॉजिट हो सकते हैं, ग्लाइकोजन भी डिपॉजिट हो सकते हैं और कैल्शियम भी डिपॉजिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा एक्युमुलेट होने लगी सेल में तो आप उसको कहते हो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। ठीक है, चलिए अब देखो पिगमेंट के देखते हैं कि पिगमेंट किस तरह से एक्युमुलेट होता है। देखो, एक होता है एंडोजीनियस पिगमेंट्स और एक होते हैं एक्सोजीनियस पिगमेंट्स। एंडोजीनियस पिगमेंट्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जबकि एक्सोजीनियस पिगमेंट्स वो होते हैं जो आप बाहर से इनहेल करते हो। ठीक है, जैसे एक्सोजीनियस पिगमेंट के एग्जाम्पल है मेलानिन, होमोजेंटेसिक एसिड, हीमोसिट्रिन, ठीक है, लाइपोफ्यूसिन। ठीक है, तो ये ऐसे पिगमेंट हैं जो एंडोजीनियसली होते हैं, जबकि एक्सोजीनियस का एग्जाम्पल है कोल डस्ट। ठीक है, अगर आप कोल माइनिंग में काम करते हो तो जो कोल है आपकी नोज के थ्रू लंग्स में डिपॉजिट होने लगती है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का पिगमेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ लंग्स, आपका जो लंग है वो ब्लैक पड़ने लगता है। ठीक है, चलिए तो पिगमेंट एंडोजीनियस भी हो सकता है, एक्सोजीनियस भी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो मेलानिन की बात करते हैं। देखो मेलानिन एक ब्लैक एंडोजीनियस पिगमेंट है। ठीक है, मेलानिन ब्लैक कलर का पिगमेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, और ध्यान रखना है टायरोसिन ड्राइव्ड पिगमेंट है। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड से ड्राइव होता है और प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ये वाला पिगमेंट। ठीक है, चलिए और ध्यान दो, ये प्रेजेंट होता है स्किन में, हेयर में, आइज में। देखो स्किन में अगर मेलानिन पिगमेंट होगा और स्किन पर आप यूवी रेज डालोगे तो मेलानिन पिगमेंट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए वहीं देखो आइज भी यूवी रेज के एक्सपोजर में रहती हैं, तो आइज में भी ये पिगमेंट होता है, तो ये आइज को भी प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज को से। जबकि हेयर, देखो हेयर भी अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर में रहती हैं, तो ये हेयर को भी प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, चलिए अब देखो इसके स्टेन्स आपको पता होने चाहिए। ध्यान रखना, मेलानिन के दो स्टेन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, एक होता है मेसन फोंटाना स्टेन, एक होता है स्मॉल स्टेन। ठीक है, तो यहां से बहुत दफा एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स में, जिपमर में, नीट पीजी में और एफएमजीई में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये एकदम 5 स्टार पॉइंट है, एकदम रट लो, भूलने नहीं चाहिए आप। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए अब देखो क्लिनिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। देखो जो पार्किंसन डिसीज होती है ना, उसमें क्या होता है, डिक्रीज कर जाते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, देखो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो डोपामिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए तो पार्किंसन डिसीज में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से डोपा भी डिक्रीज कर जाता है। अब अगर डोपा डिक्रीज करेगा तो डोपा से ही बनता है मेलानिन, तो अगर डोपा डिक्रीज करेगा तो मेलानिन भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए और ध्यान रखना सब्सटेंशिया नाइग्रा आपका पेल दिखता है। देखो अगर कंडीशन नॉर्मल है, मतलब पार्किंसन डिसीज नहीं है, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिक्रीज नहीं करेंगे, तो डोपा का लेवल भी डिक्रीज नहीं करेगा और मेलानिन भी डिक्रीज नहीं करेगा। मतलब जो आपकी सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो ब्लैक दिखेगी। ब्लैक इसलिए दिखेगी क्योंकि इस वक्त अगर कंडीशन नॉर्मल है तो पूरी तरह से आपका मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट है, और आपको पता है मेलानिन पिगमेंट ब्लैक होता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर पार्किंसन डिसीज है तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिक्रीज कर जाएंगे, और डिक्रीज कर जाएगा डोपा भी, फिर डिक्रीज कर जाएगा मेलानिन भी। अब सोचो अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा में मेलानिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो मेलानिन तो आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा तो आपका पेल दिखेगा ना। ठीक है,
तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब कंडीशन नॉर्मल होती है तो आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा ब्लैक दिखता है मेलानिन की वजह से, लेकिन जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिक्रीज कर जाते हैं, मतलब पार्किंसन डिसीज होती है, तो जो आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा है उसमें मेलानिन की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सब्सटेंशियल नाइग्रा आपका पेल दिखने लगता है, ठीक है। चलिए अब देखो होमोजेंटेसिक एसिड को देख लेते हैं, ठीक है। होमोजेंटेसिक एसिड भी बहुत बार आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। चलिए देखो, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि होमोजेंटेसिक एसिड को कन्वर्ट करता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम मेलाइल एसिटोएसीटेट में, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। अब अगर मान लो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की कमी हो जाएगी, मतलब होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, तो होमोजेंटेसिक एसिड मेलाइल एसिटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये एक्यूमुलेट होने लगेगा, समझ में आया। और इस कंडीशन को आप कहते हो एल्केप्टोन्यूरिया, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेंटेसिक एसिड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम इज नोन एज एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखो हीमोसिट्रीन, बहुत बार हीमोसिट्रीन पिगमेंट भी आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। देखो हीमो का मतलब होता है ब्लड, सिट्रीन का मतलब होता है आयरन। तो जब भी आपकी बॉडी में आपके ब्लड में आयरन इंक्रीज करेगा तो हीमोसिट्रीन पिगमेंट का डिपोजिशन होने लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखो नॉर्मली क्या होता है, आपकी बॉडी में आयरन कन्वर्ट हो जाता है फेरिटिन प्रोटीन में, ठीक है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा आयरन दिया तो नॉर्मली क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा आयरन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिटिन प्रोटीन में और स्टोर हो जाएगा आपकी बॉडी में। लेकिन मान लो आपने कुछ ज़्यादा ही आयरन दे दिया तो ज़्यादा ही फेरिटिन प्रोटीन बनेंगे, और अगर कुछ ज़्यादा ही फेरिटिन प्रोटीन बनेंगे तो फेरिटिन कन्वर्ट हो जाएगा हीमोसिट्रीन में, और जब भी आपको आपकी बॉडी में हीमोसिट्रीन मिलेगा मतलब एक्सेस आयरन है, ठीक है। चलिए देखो, अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन दी आपने आयरन की तो फेरिटिन बनेगा, लेकिन मान लो बहुत ज़्यादा आपने आयरन की कंसंट्रेशन कर दी तो बहुत ज़्यादा फेरिटिन बनेगा, और बहुत ज़्यादा फेरिटिन लेटर हीमोसिट्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये किस किस चीज़ में मिलता है वो देख लेते हैं। देखो ये एक तो मिलता है हीमोक्रोमेटोसिस में, ठीक है, और एक मिलता है क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया। अब देखो क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, जो आपकी आरबीसीज हैं वो ब्रेक करती हैं। अब आरबीसीज के अंदर तो आयरन भी होगा, अगर बहुत ज़्यादा आरबीसीज ब्रेक होंगी तो आपका आयरन भी ब्लड में जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा आयरन ब्लड में जाएगा तो आयरन फेरिटिन में कन्वर्ट होगा, और जब बहुत ज़्यादा फेरिटिन बनने लगेगा तो ये फेरिटिन जो भी एक्स्ट्रा है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीमोसिट्रीन में, और एक्यूमुलेशन हो जाएगा हीमोसिट्रीन पिगमेंट का। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो हीमोसिट्रीन पिगमेंट को कंफर्म करने के लिए कि हीमोसिट्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, हम करते हैं पल्स रिएक्शन, ध्यान रखना। और पल्स रिएक्शन में जो स्टेन यूज होता है वो होता है प्रूशियन ब्लू स्टेन। इस स्लाइड से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एकदम 5 स्टार स्लाइड है। चलिए अब देखो लाइपोफ्यूसिन देखते हैं। देखो जब मैंने फेरोप्टोसिस पढ़ाया था तो आपको काफ़ी कुछ बताया था लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट के बारे में, ठीक है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। देखो ये पेरीन्यूक्लियर ब्राउन पिगमेंट है, ठीक है। देखो जब भी लाइपोफ्यूसिन आपके सेल में डिपॉजिट होगा तो मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये इसके चारों तरफ डिपॉजिट होगा, मतलब न्यूक्लियस की पेरीफेरी के एलोंग डिपॉजिट होगा, इसलिए आप नाम दे रहे हो पेरीन्यूक्लियर, ठीक है। वही ब्राउन पिगमेंट क्यों कह रहे हो, और इसका कलर जो होगा वो ब्राउन होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। चलिए और देखो इसको कहा जाता है टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी, ठीक है। देखो अगर आपको आपकी बॉडी में पता लगाना है कि फ्री रेडिकल इंजरी हुई है या नहीं, तो आप देखोगे लाइपोफ्यूसिन। देखो क्या होता है ना, जैसे ही फ्री रेडिकल इंक्रीज करते हैं आपकी बॉडी में तो वो फ्री रेडिकल इंजरी कोज करते हैं, और जैसे ही फ्री रेडिकल इंजरी कोज होती है तो लाइपोफ्यूसिन का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। चलिए तो इसलिए इसको कहा जाता है टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी। ये दोनों पॉइंट मैंने फेरोप्टोसिस
के लेक्चर में भी समझाए थे आपको, ठीक है। चलिए, और देखो ये लिपिड ड्राइव पिगमेंट है, ध्यान रखना, और इसको वियर एंड टियर पिगमेंट भी कहते हैं, एम्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए, और देखो ब्राउन एट्रोफी इज एसोसिएटेड विथ लाइपोफ्यूसिन, ध्यान रखना। देखो इसको ब्राउन एट्रोफी क्यों कह रहे हैं, देखो जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में, मतलब इंसान की बॉडी में फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगती है। अगर फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो क्या होता है, लिपिड पेरोक्सिडेशन भी ज़्यादा होता है, और लिपिड पेरोक्सिडेशन ज़्यादा होता है तो लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट का डिपोजिशन होने लगता है, और जो लाइपोफ्यूसिन का कलर होता है वो होता है ब्राउन। समझ में आया? तो इसलिए आप इसको कह रहे हो ब्राउन एट्रोफी, ठीक है। चलिए, और देखो इसको सिनाइल एट्रोफी भी कह रहे हैं, वही जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब सिनाइल मतलब इंक्रीजिंग एज, तो फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं हमारी बॉडी में, फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं तो लिपिड पेरोक्सिडेशन होता है, लिपिड पेरोक्सिडेशन होता है तो लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट का डिपोजिशन होता है, इसलिए आप कह रहे हो सिनाइल एट्रोफी। तो भाई यकीन करना, ये भी एम्स में आ चुका है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को एकदम ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब देखो वही फ्री रेडिकल ज़्यादा होते हैं आपकी बॉडी में तो क्या होता है, लिपिड पेरोक्सिडेशन बढ़ जाता है। अगर लिपिड पेरोक्सिडेशन बढ़ जाता है तो लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट का डिपोजिशन होने लगता है। और स्पेशल स्टेन जो होते हैं लाइपोफ्यूसिन के, वो होते हैं ऑयल रेड ओ स्टेन और ZN स्टेन, ठीक है। अब देखो ये स्टेन तो आपको याद ही होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी स्टेन है वहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए याद होने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, अब देखो लिपिड्स पिगमेंट डिपॉजिट हो गए, अब देखते हैं लिपिड्स का डिपोजिशन। चलिए देखो, लिपिड एक्यूमुलेशन को हम कहते हैं स्टेटोसिस, ठीक है। कोई भी अगर स्टेटोसिस शब्द का यूज करे तो समझ जाना वो लिपिड एक्यूमुलेशन की बात कर रहा है। चलिए, और देखो मोस्ट कॉमन ऑर्गन जहां पर लिपिड का डिपोजिशन होता है वो होता है फैटी लीवर, ठीक है। और ध्यान रखना, फैट डिपॉजिट इन हार्ट, उस कंडीशन को कहते हो आप टाइगर्ड इफेक्ट या टेब्बी कैट इफेक्ट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मार्कअप कर लो, जैसे जैसे हम पैथोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो समझाते चले जाएंगे एक हम एक चीज़, ठीक है। चलिए, और देखो स्टेन्स फॉर लिपिड वो आपको पता होने चाहिए, वो क्या है, ऑयल रेड ओ, सुडान ब्लैक बी और सुडान 4, ठीक है। तो ये सारे स्टेन्स आपको पता होने चाहिए। चलिए, अब देखो प्रोटीन्स का भी एक्यूमुलेशन होता है, देख लेते हैं। देखो प्रोटीन एक्यूमुलेशन, देखो मल्टीपल माइलोमा एक डिसीज होती है, इसमें होता है प्रोटीन का डिपोजिशन। इसमें क्या होता है ना, प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर हो जाता है। अब अगर प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर हो जाएगा तो जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो भी ज़्यादा बनेंगी। और देखो एंटीबॉडीज़ क्या है, प्रोटीन्स, मतलब एक्यूमुलेशन हो जाएगा प्रोटीन्स का, ठीक है। तो प्रोटीन्स के एक्यूमुलेशन का एक एग्जाम्पल है मल्टीपल माइलोमा। चलिए, और ध्यान रखना रसल बॉडीज़ में क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होता है, जबकि डचर बॉडीज़ में क्या होता है, इंट्रान्यूक्लियर प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होता है। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है भाई, ये PYQ है, ध्यान रखना। आप जब भी PYQs सोल्व करने बैठोगे तो ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो ग्लाइकोजन का भी एक्यूमुलेशन हो जाता है बहुत बार। देखो किस में होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स में ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। और स्पेशल स्टेन कौन सा है इसका, वो है पास, मतलब पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ठीक है। ये भी अभी रिसेंटली एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आज का जो लेक्चर था वो समझने लायक बिल्कुल भी नहीं था। आज के लेक्चर से भर भर के MCQs पूछे जाते हैं, एम्स में भी, FMGE में भी, नीट PG में भी और जिपमर में भी, ठीक है। तो इसलिए आज का लेक्चर शायद मज़ेदार ना हो लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। चलिए, और देखो एक चीज़ और रह गई है, वो क्या चीज़ रह गई है, देखो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन
पिगमेंट्स हो गए, हमने पढ़ लिए, लिपिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोजन हो गए। अब देखो कैल्शियम भी एक्यूमुलेट करता है और इसको कहते हो कैल्सिफिकेशन। अब कैल्सिफिकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।